पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन भी कर दी है। आप खामखा परेशान हो जाती हो, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। फिर भी देखो चल, वो जा रहा साला सुअर की औलाद, छोड़ना नहीं, चल। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। साले बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझको, हाँ? ये ले, चल गुजर, जल्दी चल, जल्दी। मेल सर्जिकल वार्ड के पेशेंट को डाइक्लोफेनिक और डायज़ेपम इंजेक्शन लगाना। आई एम सॉरी, मिसेस मेघना दत्त इज नो मोर। और मिस्टर विशाल दत्त की रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ है। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। आज शाम को जो शूट आउट हुआ है उसमें अपनी पहली ही फिल्म से लाइमलाइट में आने वाले मिस्टर विशाल दत्त की रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से उन्हें पैरालिटिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। लेकिन उनकी पत्नी मेघना दत्त की इस हादसे की वजह से मौत हो गई है। मुझे माफ कर दो भाई, अपन गोली विशाल पर ही चलाया था, पन अचानक उसका बीवी उस पर गिर पड़ा। वो गोली उसको जा लगा और वो मर गए। अपन पर विश्वास करना मांगता भाई, भाई अपन सच बोलता है। भाई 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 हम गलती हो गई, माफ कर दो भाई, गलती हो गई। भाई 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 अपन से पहली बार गलती हुआ भाई। माफ कर दो भाई। टू लेट। इस दर्दनाक हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान विशाल दत्त के 2 मासूम बच्चों का हुआ है। ये 10 साल की बेटी सपना है और ये 8 साल का अमित है। ये दोनों बच्चे इस उम्र में क्या करेंगे और इनका भविष्य क्या होगा? आम लोगों का कहना है कि इसमें अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ है। शायद उन्होंने कुछ ज्यादा रकम मांगी थी जो वो दे नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका खून कर दिया गया। रुको भैया, ये लो। भाई साहब, मेरा नाम विनय है। वो जायसवाल जी। विनय, आजा आजा, इधर आजा। जी, मेरा नाम विनय सूरी है। वो जायसवाल। हाँ मालूम है मुझे, मैं ही जायसवाल हूँ। मैंने तेरा बायोडाटा देखा था, बहुत अच्छा है। आज से ये वर्कशॉप तेरे अंडर में है, यहाँ का इंचार्ज तू है, समझ गया? थैंक यू वेरी मच सर। कल से आ जाना काम पे। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं काम आज से शुरू कर सकता हूँ? जैसी तेरी मर्जी। इधर आ। यस सर। ये तेरा नया इंचार्ज है। नमस्ते सर। नमस्ते। इसको सबसे मिला देना और वर्कशॉप भी दिखा देना। यस सर। समझ गया? गुड लक। आइए। सर थैंक यू वेरी मच। हाँ जायसवाल, मैं बोल रहा हूँ। विनय पहुंच गया वहां? देखो भाई, वो मेरी बहन का बेटा है। आजकल के जमाने का पढ़ा लिखा छोकरा है, थोड़ा सा दिमाग सटका हुआ उसका, ध्यान रखना। और उसे किसी भी तरह इस बात का पता न चले कि जायसवाल इंजीनियरिंग के साथ मेरे कोई भी ताल्लुकात हैं। भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ तो अपने बाएं हाथ की खबर अपने दाएं हाथ को नहीं होती। क्या कर रहा है वो? अपना विनय अभी अपने वर्कशॉप का मुआयना कर रहा है। ठीक है, जरा ध्यान रखना। वो क्या कहते हैं, लड़का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। अरे भाई, अपन के रहते तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई एम सॉरी सर, गाड़ी आपको कल ही मिल पाएगी। मेरा पूरा स्टाफ चला गया अभी। थैंक यू।
कहो तुम। अरे विनय, आ गया बेटा तू? कैसा रहा तेरा काम? ठीक था माँ। अच्छा तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ। तूने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? जा हाथ मुंह धो ले। अच्छा माँ। विनय, 1 मिनट रुक तो बेटा। बेटा ये अखबार तो पुराना है, इसमें ऐसा क्या छपा है जिसे तुम बार बार देख रहे हो और परेशान हो रहे हो? माँ इस अखबार में एक डायरेक्टर पीवी का फोटोग्राफ है जिसे 27 नवंबर की रात को गोलियों से भून दिया गया था। हाँ लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे नहीं मालूम इससे मेरा क्या लेना देना है, लेकिन आज सुबह से वर्कशॉप में ये चेहरा कई बार मेरे सामने आ चुका है। अरे तू ये क्या कह रहा है? तेरा तो वर्कशॉप में आज नौकरी का पहला दिन था। और जी माँ, वहीं पर मैंने ये चेहरा पहली बार देखा। पहली बार गाड़ी में और दूसरी बार अपने मगज में। उसे 3 गोलियां लगी थी और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने जो भी वहां पर देखा इस अखबार में वही छपा है। मां मुझे यह समझ नहीं आता कि यह चेहरा बार बार मेरे सामने क्यों आता है, जबकि उस चेहरे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है बेटा टीवी न्यूज में तूने ये चेहरा देखा हो और तेरे ध्यान में रह गया हो। वैसे तू है तो बड़ा इमोशनल ना। अब बेटे दुनिया में रोज रोज कुछ ना कुछ तो घटता रहता है, भला तू किस किस का ख्याल रखेगा? विनय जा हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जा। हाँ
कौन है? कौन है? विनय, बेटा जल्दी नीचे आ जा, खाना लगा रही हूँ। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन है वहां पे? कौन सी औरत? वो नीचे गिरी। लेकिन माँ, यहाँ पर कोई औरत नहीं है। विनय, विनय, वो औरत यही नीचे गिरी थी। मैंने देखा, उसे 3 गोलियां लगी थी। विनय, उसे 3 गोलियां लगी थी। बड़ी अजीब बात है माँ। हम दोनों माँ बेटे एक ही घटी हुई घटना हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ये सब कुछ क्या है माँ? इसके बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। नहीं 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 विनय, तू इन चक्रों में मत पड़ना बेटा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। चल वापस जबलपुर चल, वहाँ तेरे लिए नौकरियों की तो कोई कमी नहीं है ना बेटा। चल वापस। माँ, ये तू क्या कह रही है? माना कि ये सब कुछ मेरी समझ के बाहर है, लेकिन इन सब चीजों से भागकर तो नहीं जा सकते ना? विनय, विनय, फिर एक काम कर बेटा। हम ये घर बदल लेते हैं, दूसरा घर ले लेते हैं। देख देख, कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी घर में भूत प्रेतों का साया पड़ जाता है। कहते हैं जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। वो अखबार वाली लड़की, उसकी भी अकाल मृत्यु हुई थी, उसकी भी आत्मा भटक रही है। बेटे, माँ, बेटे चल रहा यहाँ से। माँ तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी ये सारा सच तेरे सामने आ जाए। विनय, विनय, तू सुनता क्यों नहीं बेटे? विनय,
अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? जसबीर, तुम यहाँ आई बहुत अच्छा लगा। मैं दरअसल जसबीर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कैसी परेशानी? अब तुम्हें क्या बताऊं जसबीर, तुम्हें तो पता होगा कुछ दिनों पहले किसी फिल्म वाले की बीवी की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं बहुत डरी हुई हूँ। विनय को तो वो औरत बार बार दिखाई देती है और ऐसा दिखता है कि जैसे उसे किसी ने गोलियां मारी। और कल रात तो हद ही हो गई। खाने के टेबल पर मैंने खुद उस औरत को देखा, ना जाने कहां से 3 गोलियां आकर उसे लगी। और मैं तो बहुत बुरी तरह से घबरा गई जसबीर। डर के मारे मेरे हाथ से सारा खाना छूट गया। जसबीर, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दीदी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने ये भ्रम कब से पाल लिया? तुम तो इतनी डरपोक नहीं थी। जसबीर, मैं माँ हूं और विनय मेरा इकलौता बेटा है। तुम तो जानते हो उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसे जायसवाल वर्कशॉप में नौकरी मिली, लेकिन जसबीर वो घर रहने लायक बिल्कुल नहीं है। वो भूतों का अड्डा बन चुका है। कुछ घर होते ही मनहूस हैं। दीदी, वैसे तो इस शहर में मेरे बहुत सारे मकान हैं, तुम कहीं भी रह सकती हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, विनय भी अपने बाप की तरह एक खुददार इंसान है। वो वहां जाने से इनकार कर देगा, वरना मेरे रहते हुए उसे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो उसे एक गैराज कभी भी खोल कर दे सकता था। खैर, एक काम करो, तुम लोग मेरे वर्सोवा वाले बंगले में शिफ्ट हो जाओ। कल मैं अपने आदमी भेज दूंगा, वो शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद करवा देंगे। और रहा सवाल तुम्हारे खुददार बेटे का, तो उसे कहना कि वहां रहने के लिए वो मुझे किराया दे देगा। ये ठीक रहेगा जसबीर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या? हाँ ठीक है, ये गाड़ी निकल जानी। हाँ बोलो भाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जायसवाल? क्या हुआ भाई? अभी विद्या आई थी। तो भाई इसमें कौन सी बात है? बहन है तो भाई के घर तो आएगी ना। अरे पूरी बात तो सुन। वो कह रही थी कि उसे और विनय को विशाल की बीवी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उसे कोई गोली मार रहा है। हाँ भाई, ऐसे ही कुछ विनय बाबू गैरेज में भी बोले मेरे को। मैं समझा वो मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है भाई। वो विशाल दत्त की बीवी अब क्या करेगी? उसकी तो अब राख का भी पता नहीं है। और वो विशाल दत्त, वो तो जीती जागती लाश बन के रह गया है। अपंग, अपाहिज, न चल सकता है न बोल सकता है। आप फिक्र मत करो भाई, उस बात को भूल जाओ। ठीक है। अच्छा, एक काम कर, मैंने विद्या को वर्सोवा वाले बंगले में शिफ्ट होने के लिए कहा है। तुम अपने आदमी भेजकर उन्हें वहां शिफ्ट करवा दो। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। बस करो माँ, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था ना कि मामा जी के घर पर नहीं जाना। हमें उनसे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन विनय, इस घर में जो हो रहा है बेटा। होने दो माँ, कुछ भी होने दो, मैं करूंगा उसका सामना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, समझिए आप। विनय, विनय,
तुम? कौन है वहां पर? कौन है तुम? यही सब? डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से मुझे... इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? देखो देखो, मैं जानता हूं कि तुम मर चुकी हो, और कोई किसी आत्मा की कैसे मदद कर सकता है? और वैसे भी तुम्हारी इस सब नाटक से मेरी मां बहुत डर चुकी है। वो इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहती। देखो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जिन लोगों ने मेरी हत्या की है, मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मेरे पति वहां अस्पताल में जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने दोनों बच्चों की हो रही है। उनका कोई भी सरपरस्त नहीं है। हमारा ऐसा कोई अपना भी नहीं है जो उनके सर पे हाथ रख सके। देखो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैंने इस केस के बारे में पेपर में पढ़ा था। हाँ, मगर इस वक्त मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। वो दोनों अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। हमारे घर में पुलिस का पहरा लगा हुआ है, मगर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे दो छोटे बच्चों को एक निवाला भी खिला सके। विनय, 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 दरवाजा खोल बेटा। विनय, 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 ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये गोलियों की आवाजें, ये लड़की की चीखने की। माँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है। देखा दीदी, मैं कहता था ना। मामा जी, आप? विनय, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? वो विनय बेटा, तुम कमरे में कैद हो गए थे और दरवाजा भी बाहर से बंद हो गया था। मैं बहुत घबरा गई थी बेटा, इसलिए तुम्हारे मामा जी को... विनय, मेरे ख्याल से तुम मेरे वर्सोवा वाले बंगले में शिफ्ट हो जाओ। वहां तुम्हें सारे आराम और सारी सहूलियतें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच मामा जी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का एक असूल बनाया है कि मैं जो कुछ भी करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। प्लीज आप बुरा मत मानिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर तुम मेरे इकलौते भांजे हो। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अच्छा जसवीर। विनय, विनय, तू जरूर कुछ मुझसे छिपा रहा है। ये आवाजें, ये माथे पे पसीना, ये सब क्या है बेटा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है, या कोई खतरा तो नहीं है बेटा? नहीं मां, यहाँ पर बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद चाहता है। कौन है बेटा? एक लड़की मां। भैया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। याद आया, मम्मी मेरी फेवरेट बिस्किट कहीं तो रखती है, शायद होगी, मैं भी ढूंढता हूँ। ये रहे।
भैया आप जब तक ये खाते रहो मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। भैया आपका दूध। भैया। दीदी अब हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं। रो मत अमित, मैं हूँ ना, पापा है ना। पर पापा तो हॉस्पिटल में है, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम मम्मी के बिना क्या करेंगे? अच्छा ये बता अमित, जिनका कोई नहीं होता फिर उनका कौन होता है? जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप भगवान है? मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मुझे भगवान ने ही भेजा। मैंने आपको पहचाना नहीं अंकल। आओ बच्चों, आओ यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम लोग मुझे कैसे जान सकते हो? मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ ना। मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं अंकल। अमित इधर आओ। अमित हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मम्मी कहती थी ना कि बिना जान पहचान वालों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अंकल हम आपके साथ नहीं जा सकते। लेकिन बच्चों, तुम्हारी मम्मी तो मुझे जानती है ना? अंकल मम्मी थी पर अब नहीं है। बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अंकल मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। अंकल आप हमें छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा। सपना, अमित ये सच कह रहे हैं। ये तो मम्मी की आवाज है। हाँ, ये मेरी ही आवाज है। आप कहाँ हो मामा? मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे। मम्मी। मम्मी। मेरे बच्चों, अब तुम्हारी माँ एक हवा का झोंका है। तुम जिसे देख तो सकते हो मगर छू नहीं सकते। मगर तुम लोग घबराना नहीं। ये अंकल तुम लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आज से तुम इनके साथ इनके घर पे रहोगे। और तुम मम्मी? मैं तो हमेशा तुम दोनों के साथ हूं। तुम दोनों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। विनय जी, मेरे दोनों बच्चे अब आपके हवाले हैं। आप ही मेरे दोनों बच्चों के रखवाले हैं। मैं इन बच्चों से पहली बार मिला हूं, लेकिन ऐसा लगता है मैं इन्हें बरसों से जानता हूं। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मम्मी, आप कहाँ गई मम्मी? वापस आ जाओ मम्मी। आओ बच्चों। जल्दी जल्दी मुझे नहीं जीना है। छोड़ दो मुझे। विशाल, तुम चिंता मत करो, हमारे दोनों बच्चों का इंतजाम हो गया है।
शांत हो जाओ प्लीज। विशाल, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। जो लोग हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर विशाल, तुम्हें अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। तुम्हें हर हालत में ठीक होना पड़ेगा विशाल, हर हालत में। माँ, माँ, आओ बच्चों। हाँ बेटा। माँ देखो मैं किन्हें लाया हूँ। कौन है ये? माँ ये वो। ओह माँ, ये सपना है और ये है अमित। अब बच्चों, ये तुम्हारी दादी है। चलो प्रणाम करो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ आओ, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। आओ बच्चों, चलो चलो। हेलो सर। बोल विनय, क्या फैसला किया तूने? कौन सा फैसला? अरे भाई, घर बदलने का। वो जसवीर साहब का हुक्म है, वर्सोवा वाला बंगला अच्छा है। सर मुझे लगता है कि मुझे आपकी बात बहुत जल्द माननी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरी माँ। अब तो 2 बच्चे भी आ गए। 2 बच्चे? जहां तक मैं जानता है तू अभी तक शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है। फिर ये 2 बच्चों का क्या लफड़ा है? हाँ? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सर अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक मशहूर डायरेक्टर विशाल दत्त, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले के कारण वो अपाहिज हो चुके हैं। मैंने उन्हीं के 2 बच्चे गोद लिए हैं। ये क्या किया तुम? क्यों, क्या हुआ? ये तो इंसानियत का फर्ज है ना। तुम मेरी बात नहीं समझा। तुमको मालूम नहीं है उन पर किन लोगों ने हमला किया था? आप उन्हें जानते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे जानूंगा? ये तो सब पेपर में छपा था और वो सब माफिया वाले लोगों का काम था। अब तुम वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बच्चों को अपने घर में ले आए। हो सकता है माफिया वाले लोग तुम्हारे जान के दुश्मन बन जाएं। वो लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बनेंगे? और वैसे भी अगर उन्हें बनना है तो बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो शब्द है ना माफिया, इससे मैं बेहद नफरत करता हूं। एनीवेज, आप मेरी शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। विनय, तुम? विनय, ये तुमने कैसा फैसला कर लिया? कौन सा फैसला? यही, अपना घर बदलने का। वो फैसला बहुत जरूरी है। वो घर बहुत छोटा है, बच्चों को तकलीफ हो सकती है। तुम उनकी तकलीफ की चिंता मत करो। उन्होंने बहुत साल तकलीफ में गुजारे हैं, आदत है उन्हें तकलीफ की। लेकिन मैं तो उन्हें आराम देना चाहता हूं। इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है क्योंकि जो जायसवाल तुम्हें वहां से उस घर में लेके जाना चाहता है, जिसने मेहरबानी करके तुम्हें नौकरी दी है, वो जायसवाल मेरे कातिलों का दोस्त है। जायसवाल तुम्हारे कातिलों का दोस्त? हाँ, जायसवाल मेरे कातिलों का साथी। मेरे पति विशाल
शुरू से ही फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, मगर इस लाइन में रोज हजारों लोग आते हैं और उनमें से सिर्फ किसी एक को कामयाबी मिलती है। मैं तुम्हें उनके संघर्ष की कहानी सुनाती हूँ। ऑलराइट सेनेटर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे कभी कोई एक लड़की पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी की आंख अच्छी है, किसी की नाक अच्छी है तो किसी के होंठ अच्छे हैं। अब आप ही बताइए कि मैं किसी एक लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ? नो 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 सर, थोड़ा सा और रोमांटिक तरीके से, फीलिंग के साथ। विशाल चलो उठो वहां से, टेक करना है कि नहीं? सॉरी सर, सॉरी। एवरीबॉडी इज रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा, क्लैप, सीन नंबर 15, शॉट नंबर 10, टेक नंबर 1, एक्शन। ऑलराइट सेनेटर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे कभी कोई एक लड़की पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी की आंख अच्छी है, किसी की नाक अच्छी है तो किसी के होंठ अच्छे हैं। अब आप ही बताइए मैं किसी एक लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ? कट। कैसा लगा शॉट? ओके सर। ओके, बैकअप। ओके, पैकअप, चल देन, बाय। अच्छा मिलते हैं। मिलते हैं। विशाल आप जाओ। यस सर। अरे शॉट कैसा था? इट्स अ वेरी गुड शॉट सर। और आपने मुझे बताया वैसे फीलिंग परफेक्ट फीलिंग सर, फर्स्ट क्लास। पक्का? यस सर। विशाल बैकअप हो चुका है। सॉरी सर। वेल डन बॉय, वेल डन। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तुमने दिया। ऐसा है कि कल जो हम सीन करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और जज्बाती है, और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बिकॉज यू आर ए वेरी गुड एक्टर। ओके ओके, वेरी गुड। सर सर एक मिनट सर, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? सर आप जरा यहाँ आएंगे? हुआ क्या? सर प्लीज आप जरा। क्या सर प्लीज लगा के रखे हो? क्या हुआ बताओ? सर एक शॉट रह गया है। शॉट रह गया है? यस सर, ये 5A। दिखाओ। अरे हाँ, ये शॉट तो बाकी रह गया। बहुत अच्छा यार, काफी अच्छी मेमोरी है आपकी, तरक्की करोगे। थैंक यू। अरे सर ये नहीं रहता तो आप तो ये शॉट भूल ही गए होते। नहीं भाई नहीं, मैंने इस शॉट को मास्टर शॉट में लेकर रखा हुआ है। ये तो माइनर शॉट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं है। ये तो सोचा था कि ऐसे ही ले लेंगे हम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बैकअप भी हो गया, नहीं तो ले लेते। अरे कोई जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? हाँ आई एम श्योर। ओके, काफी तरक्की करोगे तुम। ओके, ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू Bye. सर। विशाल, यस सर। डायरेक्टर मैं हूँ या तुम? सर आप ही है। आई एम सॉरी। तुम असिस्टेंट कम और डायरेक्टर ज्यादा लगते हो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी ही बात है। सबके सामने बात करने की तुमको क्या जरूरत थी? सर मैंने कहा था ना। क्या कहा था? सर आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। कल तुम सेट पर नहीं दिखाई दोगे, अंडरस्टैंड? नहीं दिखाई दोगे। सर मेरी क्या गलती है? अरविंद, इससे सारी प्रॉपर्टी और सीन वगैरह ले लो, ले लो। आई एम सॉरी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? क्या हुआ? क्या बात है? कोई गड़बड़ है क्या? हाँ यार, वो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, वो एक शॉट लेना भूल गए। अच्छा। उन्होंने अपने हीरो को पैकअप भी कह दिया और मैंने उन्हें याद दिला दिया। फिर क्या, वो मेरे याद दिलाने से खुश हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि कल से आने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये तो सर से ज्यादती है। आई मीन वो शॉट लेना भूल गए, आपने याद दिला दिया, तो इसमें गलत क्या है? भाई उन्हें लगा कि मैं उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा हूं। खैर चलो, अब पैसे निकालने के लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है।
मुझे लगा था कि वहां से पैसे आ जाएंगे तो घर का किराया और बच्चों की फीस दे सकेंगे। हमारे साथ ऐसा ऐसा क्यों होता है? मेघना, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, बहुतों के साथ तो इससे भी बुरा होता है। कोई बात नहीं, कल से एक नई स्ट्रगल शुरू करेंगे। डोंट वरी। आई एम सॉरी। मुझे पता है हमसे ज्यादा फिक्र तुम्हें हमारी है। तुम्हें सहारा देने की बजाय मैं तुम पे दबाव डाल रही थी। आई एम सॉरी। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेघना, हमारे भी दिन बदलेंगे, लेकिन जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, तुम्हें मेरे साथ इसी तरह बर्दाश्त करना होगा। अरे भाई विशाल, अरे भाई विशाल, कहाँ रहते हो तुम? दर्शन ही दुर्लभ हो गए। कैसे हैं बद्री मामा? क्या हालचाल है आपके? बद्री मामा का हाल तो बहुत बुरा है। देखो भाई विशाल, अगर तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया तो फिर मुझे बद्री मामा से कंस मामा बनते देर नहीं लगेगी। कैसी बात कर रहे हैं बद्री मामा? बस 2-4 दिनों में इंतजाम कर दूंगा। देखो भाई विशाल, शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, कोई ढंग का काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम्हारी सूरत देखकर मैंने ये खोली दी थी, वरना तुम फिल्म वालों का धंधा ऐसा है जैसे रेगिस्तान में बारिश। बद्री मामा, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए प्लीज। ठीक है, 2-4 दिनों के बाद बद्री मामा को बुला लेना। कभी कभी तो आधी रात को घर से निकाल दिया जाता था। ये लोग सरकारी खोलियां किराए पे चढ़ाया करते थे, मगर अचानक अगर कभी चेकिंग हो जाती थी तो सामान तक बाहर निकालकर फेंक दिया करते थे। लाला जल्दी ला, फेंक दो, फेंक दो। हेलो सर, विशाल सर आकर बैठे हैं। हाँ हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, भेज दो उसे। गुड मॉर्निंग राजपाल जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे आओ भाई विशाल, आओ। थैंक यू सर। भाई तुम्हारी कहानी तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच सर। बैठो। थैंक यू। देखो विशाल, तुम लिखते भी अच्छा हो और डायरेक्शन में भी काफी अच्छा तजुर्बा है तुम्हारा। मैं चाहूंगा कि यह फिल्म तुम ही डायरेक्ट करो। सर, ये तो बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। राजपाल जी, आपने जो विश्वास करके मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, आई वोंट लेट यू डाउन सर। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ मगर क्या सर? वो हीरो शिव कुमार को तुम्हें ही लाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मैं उसे लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हीरो का लेटर ले आओ और साइनिंग अमाउंट ले जाओ। मंजूर? मंजूर है सर। तो मिलाओ हाथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत भागदौड़ करने के बाद आखिरकार विशाल ने अपना सेटअप बना ही लिया।
मगर जो प्रोड्यूसर था उसने विशाल को लेने की बजाय किसी और डायरेक्टर को ले लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था। बिल्कुल वैसा लगा जैसे तब लगता है जब कोई इंसान अपना घर बनाता है और कोई तीसरा आके उसे उस घर से बाहर निकाल दे और खुद कब्जा कर ले। इतना सब कुछ हो गया मगर विशाल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कभी कभी मैं घबरा जाती थी मगर विशाल की लगन और मेहनत को देखकर मैं उसे कभी बोल नहीं पाई कि बच्चों की फीस निकालने के लिए मैं दिन में 2-2 ट्यूशंस किया करती थी। कहते हैं ना, भगवान उनकी मदद जरूर करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। एक दिन भगवान ने विशाल को उसकी मेहनत और उसकी लगन का फल दे दिया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद विशाल की फिल्म जोर फ्लोर पे गई। उस फिल्म में वो सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं था बल्कि फिल्म का प्रोड्यूसर भी था। उसके सारे दोस्तों ने जितना भी हो सका उतना पैसा लगाया। बहुत मेहनत की विशाल ने अपने आर्टिस्ट और फाइनेंसर के साथ। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी फिल्म रिलीज हुई। ये चाय ना पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है। देखो, तुमसे जितना हो सकता था तुमने वो सब कर दिया है। मेघना, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस फिल्म के भविष्य के साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ। या तो ये हमें खुशहाली की ओर ले जाएगी या फिर अंधेरे में ढकेल देगी। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेघना, मेरी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एग्जाम देते वक्त एक स्टूडेंट की होती है। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हमारे कई दोस्तों के पैसे भी लगे हुए हैं और ये जो घर, गाड़ी हमें फाइनेंसर ने दिया है वो भी चला जाएगा अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो। मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को थिएटर भेज दिया है। पहला शो बस खत्म होने वाला है। मैं उसके फोन का वेट कर रहा हूं। और देखना, पिछले 20 साल से हमारे प्रोडक्शन मैनेजर जतिन भाई की प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं हुई है। वो मुझे भी अपने साथ थिएटर ले जाना चाहते थे मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या कर रहे हैं आप? उठाइए ना फोन। कैसे उठाऊं मेघना? मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अदालत में खड़ा हूं और जज मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला है। हेलो हेलो विशाल भाई, मैं जतिन भाई। हाँ जतिन भाई, बोलिए। विशाल भाई, पिक्चर सुपर हिट, पब्लिक का सॉलिड रिस्पांस। क्या कह रहे हैं आप? आप सच कह रहे हैं ना? थैंक यू सो मच। मेघना, हमारी फिल्म हिट हो गई है। हमारी फिल्म हिट हो गई है। विशाल लव यू। love you. I'm so happy. लव यू। कम माय स्वीटहार्ट, हमारी फिल्म सुपर हिट हो गई है। मेघना, जब मैं असिस्टेंट था ना तब इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मॉरल बूस्टिंग की है। अरे नहीं यार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपकी इस फिल्म ने तो तहलका मचा दिया है और आपके डायरेक्शन का तो जवाब ही नहीं है। विशाल दा,
आपकी अगली फिल्म मैं करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल साथ में काम करेंगे। प्लीज एंजॉय द थैंक यू। सी यू। कम डार्लिंग। हेलो, हाँ दिल्ली यूपी टेरिटरी बोल, पता करो क्या बात है। और पंजाब 5? अच्छा, ओवरसीज का क्या हुआ? 25 करोड़। चल ठीक है, फोन रख, मैं तेरे को बाद में करता हूं। भाई ये फिल्म तो हिट हो गया भाई, गोल्डन जुबली हो रहा है। और वो विशाल दत्त सड़क से उठकर कोठियों में आने वाला भाई, उससे अपन को 50 पेटी से कम नहीं मांगता भाई। 50 पेटी नहीं, देखो का। थैंक यू। कम। अरे आओ विशाल। ओह सर। सॉरी, विशाल नहीं, विशाल सर। अरे नहीं सर, मैं तो आपके लिए सिर्फ विशाल हूँ और सिर्फ विशाल। आपके बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू सो मच। देखो, कल तक तुम विशाल थे, आज विशाल साहब। तुम्हारी ये फिल्म गोल्डन जुबली है, और देखो तुम्हारी अगली फिल्म को मैं ही फाइनेंस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। उसमें भी म्यूजिक मेरा ही होगा। हाँ श्योर श्योर, बिल्कुल। इन्होंने ही मेरी फिल्म को फाइनेंस किया है। इज माय फाइनेंसर एंड प्लीज एंजॉय द पार्टी। नमस्ते। सर आपके लिए फोन। मेरा फोन? ओके चलिए। आप कैसी हैं? आप कुछ लीजिए ना। हेलो विशाल। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ विशाल, मैं भाई की तरफ से बोल रहा हूँ। भाई? कौन भाई? तेरा बाप। ए तमीज से बात करो। मामा, आपने बोला था अब हमें स्विट्जरलैंड लेकर जाएगी जब पिक्चर हिट होगी। यस माय डियर, पापा को जैसी फुर्सत मिलेगी वैसे ही चलेंगे, ठीक है? साला 4 पैसा क्या गया, तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ गया। अपन कंपनी का आदमी लोग है, समझा क्या? और भाई बोला है तेरे को 1 खोखा देना मांगता है, समझा? 1 खोखा? अभी आती हूँ। एड़े, खोखा माने तो 1 करोड़, समझा क्या? ए, तेरे को इस लाइन में रहने का है ना? अगर रहना है तो भिजवा दे, नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ? मैं कोई खोखा नहीं भिजवाने वाला हूँ, समझे? तुम्हें जो करना है तुम कर लो। नॉनसेंस। क्या बात है? किसका फोन था? क्या हुआ? किसी बदतमीज का फोन था। कुछ नहीं डालेंग। कम लेट्स गो। कम। साले ने तो फोन काट दिया। पार्टी बहुत अच्छी रही ना? पार्टी तो बहुत अच्छी थी। काफी सारे लोग आए थे ना। इससे पता चलता है कि कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं है। हाँ। मैं देखता हूँ। हाँ। हेलो, मैं भाई बोल रहा हूँ, पहचाना? कौन भाई? देखो विशाल दत्त, पिछली बार तुमने मेरा फोन पटक दिया था, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पर पहली बार था इसलिए तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन अब तू 1 नहीं 2 खोखे देगा। कल शाम तक मेरे पास 2 खोखे भिजवा देना, अगर तू इस लाइन में रहना चाहता है तो। नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? हाँ? अरे 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आई एम गोइंग टू हेल एंड शट अप, ओके? कल शाम तक अगर मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा तो अंजाम बहुत बुरा होगा विशाल दत्त। हाँ, मैं अंजाम की फिक्र नहीं करता, समझे? जस्ट गो टू हेल। किसका फोन था? प्लीज मुझे बताओ किसका फोन था? देखो पार्टी में भी फोन आया था, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें मेरी कसम विशाल, प्लीज। मेघना, ये कुछ लुच्चे लफंगे जो अपने आप को भाई कहते हैं, हाँ? अपने दादागिरी के बल पर वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। प्लीज जो भी मांगते हैं इन्हें दे दो। नहीं मेघना, मैं इन्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैं सड़कों पर भटक रहा था तब ये लोग कहां थे? जब हमारे बच्चे भूखे सो रहे थे तब ये लोग कहां थे? हम घर से बेघर हो गए तब ये लोग कहां थे? तुम्हारे जेवर बिक गए, घर के बर्तन बिक गए, तब ये लोग कहां थे? मैं इन्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। देखो प्लीज, अच्छा एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। प्लीज। की जरूरत नहीं है मेघना, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। प्लीज विशाल, मेरी बात कभी तो सुना करो प्लीज। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ये भी कर लेते। ओके, डोंट वरी। बहुत चर्बी चढ़ गई इस साले को।
जा गेम बजा डाल उसका। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब मैं तो यहाँ आने वाला ही नहीं था। वो तो मेरी पत्नी मेघना ने कहा कि पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये एक खोखली धमकी है। दैट्स इट। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, हम पता लगाएंगे। कल से हम आपको सिक्योरिटी देंगे। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग जा सकते हैं? यू कैन गो। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन भी कर दी। आप खामखा परेशान हो जाती है। देखो चल, वो जा रहा साला सुअर की औलाद, छोड़ना नहीं, चल। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। साले बहुत चर्बी चढ़ गई तुझको। हाँ? ये ले। चल गुजर, जल्दी चल, जल्दी। इस तरह मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया। बस यही थी मेरी कहानी। इसका मतलब है तुम अपने हत्यारे को जानती हो? बताओ मुझे, कौन है वो? तुम उन्हें जानते हो। क्या मतलब? तुम उन्हीं के साए में पल रहे हो। मैं तुम्हें उनका नाम जरूर बताऊंगी, मगर मैं नहीं जानती कि उनका नाम सुन के तुम किस तरह रिएक्ट करोगे। तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने हमेशा मुझे जुर्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। वो बहुत जल्द ऊपर चले गए, लेकिन आज भी मैं उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलता हूं। तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बताओ। उस हत्यारे का नाम है जे जे। जे जे? हाँ, जसबीर जयंती, तुम्हारे मामा। मेरा मामा? इसका मतलब है मेरे पिताजी जरूर उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते थे, इसलिए ना तो वो कभी उनसे मिलते थे, ना कभी हमें उनसे मिलने देते थे। देखिए, आप अपने आप को इस लड़ाई में अकेले मत समझना। मैं और मेरी मां सच्चे दिल से आपका साथ देंगे। बच्चे सो गए मां? हाँ बेटा, सो गए। विनय, मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा। ये दोनों मासूम बच्चे जिनकी मां को मार डाला और जिनका बाप अपाहिज होकर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे ना जाने कितने लोगों को जसबीर ने मार डाला होगा। लेकिन मां, वो तो तेरा भाई है, तो उनसे लड़ पाएगी? विनय, जसबीर मेरा भाई था, जे मेरा भाई नहीं है। उससे कुछ लेना देना नहीं मुझे। अरे बेटा, ऐसे कुकर्मी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये क्या है विनय बाबू? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं आज से यहां काम नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझसे वजह मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा।
नमस्ते। हाँ जायसवाल बोलो। हाँ भाई, वो विनय अभी भी यहाँ आया था। वो नौकरी से इस्तीफा देकर गया है। हाँ, मैं जानता था वो ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा। मगर बात क्या है भाई? जायसवाल, उसे हमारी असलियत का पता चल चुका है। मैंने पन्ना को भेज दिया है। लेकिन भाई, विनय आपकी बहन का लड़का है। हमारे धंधे में रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते जायसवाल, खास तौर पर उस वक्त जब खुद की जान पर बनी हो। अगर विनय जिंदा रहेगा तो मेरी जान जाएगी, और विनय के साथ साथ मुझे अपनी बहन को भी खत्म करना पड़ेगा। ये कुरुक्षेत्र है। कौन हो तुम? ए बुढ़िया, वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता कि तेरा बेटा विनय कहाँ है? तुमको विनय से क्या काम है? कोई काम नहीं, बस उसका काम तमाम करना है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और उसके बाद तेरा। तो पहले मुझे मारो। अच्छा, चल तू भी क्या याद करेगी, तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। तुम? हाँ, मैं। तुम तो मर चुकी थी। तुमने मुझे मारा था ना? मैंने नहीं। वो दिन तुम्हारा था, आज का दिन मेरा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। माफ कर दो मुझे, दया करो मुझ पर। मैं दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा कभी नहीं करूंगा। दया? तुम पे दया करूं? किस मुंह से तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो? नहीं करोगी? मुझ पर दया नहीं करोगी तुम? मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं।
बेटे विनय, अब तुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा बेटा। जो रुपयों की लालच में इंसानों का खून बहाता है वो दरिंदा होता है। उसकी नजर में रिश्ते नातों की कोई कदर नहीं होती बेटा। सच कहा आपने। और जेजे ने इस बात का सबूत भी दे दिया है। क्या मतलब? जेजे ने अपना आदमी भेजा था माँ जी और तुम्हें मारने के लिए, मगर उसका काम मैंने तमाम कर दिया। मगर जो असली मुजरिम है जेजे, वो अभी तक जिंदा है। मगर अब उसकी बारी है। नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, नहीं, रहम करो मुझ पर, मेघना, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेघना प्लीज। नहीं जसबीर, तुम जैसे इंसान पर कोई रहम नहीं किया जा सकता। नहीं। जेजे, आज तुम्हारी आंखों में वही डर, वही खौफ है जैसे उन मजलूमों की आंखों में होता है जब तुम उन्हें बड़ी बेदर्दी से मार देते हो। जेजे, आज तक तुमने लोगों को मौत दी है, आज तुम देखोगे कि मौत कैसी होती है। मेरे पाँव नहीं हिल रहे, मेरे पैर, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं जेजे, तुम सारी दुनिया से बच सकते हो, सारी दुनिया से भाग सकते हो, मगर अपनी मौत से तुम अब नहीं भाग सकते। जरा सोचो ना, जो इतने सारे रुपयों के लिए तुमने इतना कुछ किया, वो सारे के सारे रुपए यहीं रह जाएंगे। अरे तुमसे अच्छे तो वो गरीब मजदूर हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और चैन की सांस लेके मर जाते हैं। खैर, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है।
मेघना मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेघना नहीं। कल पूरी दुनिया यही समझेगी कि जेजे ने आत्महत्या की है। मैंने तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी, वरना तुम वो नजारा जरूर देखते जब एक हत्यारा जो बेरहमी से दुनिया वालों की हत्या करता है, जब उसकी मौत आती है तो वो खुद कैसे छटपटाता है। मां जी, मैं अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आप पर सौंप के जा रही हूं। हाँ बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। विनय, विशाल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उन्हें एक अच्छे सर्जन की जरूरत है। तुम चिंता मत करो मेघना, मैं विशाल जी का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विनय। अच्छा, अब मैं चलती हूं।